एक ऐसे अदृश्य जाल की कल्पना कीजिए, एक जाल जो एक युद्ध के मैदान में 10,000 वर्ग किलोमीटर तक फैला हो। ये तो बहुत बड़ा इलाका हो गया। हाँ, और ये एक ऐसा जाल है जो दुश्मन के हर रेडियो सिग्नल, हर रेडार पल्स को न सिर्फ पकड़ता है बल्कि रियल टाइम में उसका विश्लेषण करता है, उसकी जगह का पता लगाता है और फिर उसे बेअसर भी कर देता है। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल, लेकिन ये हकीकत है और इसका नाम है संयुक्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम या संयुक्ता EW सिस्टम। अच्छा। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ये बताते हैं कि ये भारतीय सशस्त्र बलों के लिए बनाया गया सबसे बड़ा और सबसे जटिल मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। तो आज की हमारी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि 145 गाड़ियों का ये विशाल नेटवर्क ये एक साथ काम कैसे करता है, कैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर अपना दबदबा बनाता है। और इसका जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है। एग्जैक्टली कैसे वो स्ट्रक्चर युद्ध के मैदान में पूरा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल सुनिश्चित करता है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। मेरा पहला सवाल तो यही है कि ऐसे सिस्टम की जरूरत ही क्यों पड़ती है। ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, आज का जो बैटलफील्ड है, चाहे वो रेगिस्तान हो या कोई मैदानी इलाका, वो सिग्नल्स के एक महासागर जैसा है। हर तरफ डेटा, हर तरफ शोर। बिल्कुल। दुश्मन एक दूसरे से बात करने के लिए, मतलब कोऑर्डिनेशन के लिए, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियोस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। अपनी सेना की मूवमेंट्स पर नजर रखने के लिए सर्वेलेंस रेडार्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक क्योस है। अच्छा, इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी बहुत भीड़ वाली जगह पर सैकड़ों लोग एक साथ फोन पर बात कर रहे हों और हर तरफ से वाईफाई सिग्नल्स। हाँ, बिल्कुल सही एनालॉजी है। नेटवर्क जैम हो जाता है। अब उसी क्योस में सेना को न सिर्फ जिंदा रहना है बल्कि जीतना भी है। इसके लिए उन्हें एक ऐसे इंटीग्रेटेड सिस्टम की जरूरत होती है जो इस पूरे शोर में से दुश्मन की आवाज को पहचान सके, उसे पकड़ सके और फिर उसे शांत कर सके। और ये सब एक ही समय पर होना चाहिए। रियल टाइम में। हाँ, रियल टाइम में। चाहे वो पुराने जमाने का लॉन्ग रेंज HF रेडियो हो या फिर एडवांस्ड मिलीमीटर वेव रेडार हो, संयुक्त ठीक यही काम करता है। वो उस केओस में ऑर्डर लाता है। तो ये संयुक्त असल में है क्या? जब हम कहते हैं कि ये सबसे बड़ा सिस्टम है तो इसका मतलब क्या है? इसके स्केल और स्कोप को थोड़ा और समझते हैं। अगर हम इसकी बनावट को देखें तो संयुक्त एक मोबाइल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। इसे खास तौर पर टैक्टिकल बैटलफील्ड, मतलब असली लड़ाई के मैदान के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ हर शब्द का मतलब है। मोबाइल का मतलब ये सेना की टुकड़ियों के साथ आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल, ये स्थिर नहीं है, एक चलता फिरता किला है। और इंटीग्रेटेड का मतलब है कि इसके सारे हिस्से, इसकी सारी गाड़ियां एक दिमाग की तरह मिलकर काम करती हैं। और इसकी स्केल की बात करें तो 145 गाड़ियां, ये सुनने में ही बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। 145 ग्राउंड मोबाइल व्हीकल्स का ये नेटवर्क, ये मिलकर एक विशाल सुरक्षा कवच बनाता है। कितना बड़ा? मतलब एक अकेला सिस्टम कितना बड़ा इलाका कवर कर सकता है? एक अकेला संयुक्त सिस्टम लगभग 150 किलोमीटर लंबे और 70 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में, मतलब करीब 10,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके में कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट दे सकता है। 10,000 वर्ग किलोमीटर? ये तो दिल्ली और मुंबई जैसे दो बड़े शहरों को मिलाने से भी ज्यादा बड़ा इलाका है। हाँ, और ये सिर्फ कम्युनिकेशन सिग्नल्स को ही नहीं बल्कि नॉन कम्युनिकेशन सिग्नल्स को भी हैंडल करता है। HF से लेकर मिलीमीटर वेव तक पूरा स्पेक्ट्रम। अच्छा, यहाँ से ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। इतनी सारी गाड़ियां जो इतने बड़े इलाके में फैली हैं, वो तालमेल कैसे बैठाती हैं? मतलब ये पूरा प्रोसेस क्या है, दुश्मन का सिग्नल पकड़ने से लेकर उसे जैम करने तक का? इसका काम करने का तरीका एक बहुत ही सिस्टमैटिक 4 स्टेप प्लेबुक जैसा है। आप सोचिए कि ये सिस्टम एक जासूस की तरह 4 कदम उठाता है। 4 कदम, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है सर्वेलियंस एंड इंटरसेप्शन, निगरानी और पकड़। सिस्टम लगातार अपने आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट को, जिसे शॉर्ट में EME कहते हैं, उसे स्कैन करता रहता है। तो एक विशाल कान की तरह जो हर छोटी से छोटी फुसफुसाहट को भी सुन रहा है। ये पैसिव लिसनिंग हुई। एग्जैक्टली। सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना, और जैसे ही कोई संदिग्ध सिग्नल पकड़ा जाता है, दूसरा स्टेप शुरू होता है, एनालिसिस एंड आइडेंटिफिकेशन। मतलब अब उसकी जांच पड़ताल होगी? हाँ, सिस्टम तुरंत उस सिग्नल का विश्लेषण करता है। ये किस तरह का सिग्नल है,
क्या ये कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, या ये कोई सर्वेलियंस रडार है, या फिर किसी हथियार को गाइड करने वाला रडार? अच्छा, तो ये सिर्फ सिग्नल पकड़ता नहीं बल्कि उसकी कुंडली निकालता है। सिग्नल का मकसद क्या है और उससे खतरा कितना है। ये तो कुछ शज़ैम फॉर एनिमी सिग्नल्स जैसा हो गया। आप कह सकती हैं, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर सिग्नल बराबर नहीं होता। एक टैंक कमांडर का रेडियो सिग्नल ज़रूरी है, पर एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल का गाइडेंस रडार उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। सही बात है। इसके बाद तीसरा और शायद सबसे क्रिटिकल स्टेप आता है डायरेक्शन फाइंडिंग एंड पोजीशन फिक्सिंग। DF मतलब यहाँ पर असली खेल शुरू होता है, क्योंकि सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि दुश्मन बात कर रहा है, बल्कि ये जानना ज्यादा जरूरी है कि वो कहाँ से बात कर रहा है। बिल्कुल, यहीं से टारगेटिंग शुरू होती है। सिस्टम अपनी अलग अलग जगहों पर फैली गाड़ियों का इस्तेमाल करके दुश्मन के ट्रांसमीटर की सटीक फिजिकल लोकेशन पता लगाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रायंगुलेशन जैसा कुछ हुआ। हाँ, एक तरह से वही है। कई यूनिट्स एक ही सिग्नल को अलग अलग एंगल से देखकर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पिन पॉइंट करती हैं, और एक बार लोकेशन पता चल गई तो फिर आखिरी कदम एक्शन। सही। चौथा और आखिरी स्टेप है प्रायोरिटाइजेशन एंड जैमिंग। अब सिस्टम के पास पूरी जानकारी है, दुश्मन कौन है, कहाँ है और कितना खतरनाक है। इस जानकारी के आधार पर सिस्टम सभी खतरों को उनकी गंभीरता के हिसाब से प्रायोरिटाइज करता है, और फिर शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक अटैक, जिसे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स या ECM भी कहते हैं। सिस्टम चुने हुए दुश्मन के सिग्नल्स को जैम कर देता है। चलिए, इसे एक प्रैक्टिकल सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए हमारी सेना की एक टुकड़ी रेगिस्तान में आगे बढ़ रही है और दुश्मन अपने टैंक से जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। तो दुश्मन का कमांडर अपने टैंक यूनिट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो इस्तेमाल कर रहा है, और साथ ही हमारी पोजीशन पर नजर रखने के लिए ग्राउंड सर्वेलेंस रेडार। और तभी संयुक्त सिस्टम हरकत में आता है। बिल्कुल। स्टेप 1 और 2 मतलब इंटरसेप्शन और एनालिसिस, ये लगभग तुरंत हो जाता है। सिस्टम के जो कम्युनिकेशन कंट्रोल सेंटर ब्लॉक्स हैं, वो दुश्मन के रेडियो नेटवर्क को टारगेट करते हैं। अच्छा, ये वो हिस्सा है जो दुश्मन की बातों पर ध्यान देता है। सही कहा। और उसी समय सिस्टम के नॉन कम्युनिकेशन कंट्रोल सेंटर ब्लॉक्स दुश्मन के ग्राउंड सर्वेलेंस रेडार की पहचान कर लेते हैं। ये सिस्टम का वो हिस्सा है जो दुश्मन की आंखों पर नजर रखता है। और फिर स्टेप 3 डायरेक्शन फाइंडिंग। हाँ, सिस्टम दुश्मन के कमांड पोस्ट और उनके रेडार के एग्जैक्ट लोकेशन मैप पर प्लॉट कर देता है। और फिर आता है स्टेप 4 जैमिंग। हाँ, अब कमांडर के पास एक क्लियर पिक्चर है, वो फैसला लेता है। सिस्टम के कम्युनिकेशन जैमर्स दुश्मन के रेडियो नेटवर्क को जैम कर देते हैं। नतीजा, दुश्मन की टैंक यूनिट्स अपने कमांड से कट जाती हैं, बातचीत ठप। और रडार का क्या? ठीक उसी वक्त नॉन कम्युनिकेशन जैमर्स दुश्मन के रडार को ब्लाइंड कर देते हैं। उनकी स्क्रीन पर सिर्फ नॉइज दिखाई देती है और कुछ नहीं। तो एक ही पल में दुश्मन अंधा भी हो गया और बहरा भी। न तो वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, न ही हमें देख सकते हैं। वो पूरी तरह से आइसोलेट हो गए। एकदम सही। और इससे भी एक कदम आगे, ये सारी जानकारी रियल टाइम में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कंट्रोल प्रोसेसर यानी EWCP में फीड होती है, जो सिस्टम का दिमाग है। अच्छा। तो हमारे कमांडर को दुश्मन की लोकेशन, उनकी संख्या, उनकी योजनाओं की एक साफ तस्वीर मिल जाती है, जबकि दुश्मन खुद अंधेरे में होता है। ये बैटलफील्ड पर इंफॉर्मेशन डोमिनेंस है। ठीक है, लोकेशन पता चल गई, दुश्मन अंधा और बहरा हो गया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, एक ही समय में तो सैकड़ों सिग्नल होंगे। सिस्टम ये कैसे तय करता है कि किस सिग्नल को जैम करना सबसे जरूरी है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और यहीं पर सिस्टम की इंटेलिजेंस काम आती है। प्रायोरिटाइजेशन का प्रोसेस पूरी तरह से ऑटोमेटेड और थ्रेड बेस्ड होता है। सिस्टम के पास एक विशाल थ्रेड लाइब्रेरी होती है, जिसमें हजारों तरह के सिग्नल्स की जानकारी होती है। तो वो रियल टाइम में सिग्नल्स की तुलना उस लाइब्रेरी से करता है? हाँ, और उन्हें रैंक करता है। एक मिसाइल का गाइडेंस रेडार हमेशा एक सैनिक के रेडियो से ऊपर रैंक किया जाएगा। और दुश्मन के काउंटर मेजर्स का क्या? वो भी तो एंटी जैमिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करते होंगे? बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक बिल्ली और चूहे का खेल है। जैसे हम जैमिंग टेक्निक्स डेवलप करते हैं, दुश्मन एंटी जैमिंग टेक्निक्स डेवलप करता है। इसीलिए संयुक्त जैसे सिस्टम्स को लगातार अपग्रेड करना पड़ता है। यह एक सतत प्रक्रिया है।
तो अब इस सब का बड़ा मतलब क्या है? आधुनिक युद्ध में इस तरह की क्षमता होना कितना महत्वपूर्ण है? इसका स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है? देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर हावी होना आज के युद्ध में ये जीत और हार के बीच का अंतर तय कर सकता है। यह सिर्फ एक अतिरिक्त क्षमता नहीं है, ये एक मूलभूत आवश्यकता बन गई है। जब आप दुश्मन की संवाद करने, नेविगेट करने और टारगेट का पता लगाने की क्षमता को खत्म कर देते हैं, तो आप उन्हें भ्रम और अव्यवस्था में डाल देते हैं। उनकी पूरी कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर टूट जाती है। मतलब ये सिर्फ एक रक्षात्मक उपाय नहीं है, जैसा कि अक्सर सोचा जाता है कि ईडब्ल्यू सिस्टम्स सिर्फ आने वाली मिसाइलों को जाम करने के लिए होते हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत शक्तिशाली आक्रामक हथियार है। सोचिए, दुश्मन कोई भी कोऑर्डिनेटेड हमला करने से पहले ही पंगु हो जाता है। यह सेना को एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिक बढ़त देता है। सही। इससे वे दुश्मन के अगले कदम का अनुमान लगा सकते हैं और जवाबी कार्रवाई कर सकते हैं, जबकि दुश्मन पूरी तरह से बेखबर होता है। ये युद्ध का रुख पलटने की क्षमता रखता है। ये मुझे पुराने युद्धों की याद दिलाता है, जहां दुश्मन के संदेशवाहक को पकड़ लेना या उनकी सप्लाई लाइंस काट देना पूरी लड़ाई का रुख बदल देता था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आज वही काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है, लेकिन यहाँ सप्लाई लाइन इन्फॉर्मेशन की है। इन्फॉर्मेशन इज द न्यू एम्यूनिशन, और संयुक्ता उस इन्फॉर्मेशन की सप्लाई लाइन को काटने का सबसे कारगर हथियार है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या निकलता है? हमने संयुक्ता ईडब्ल्यू सिस्टम को समझा, जो सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर संपत्ति है। ये सिर्फ गाड़ियों का काफिला नहीं, बल्कि एक चलता फिरता सोच समझकर काम करने वाला किला है। हमने जाना कि ये 14 गाड़ियों का नेटवर्क है, जो 10,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र पर अपना इलेक्ट्रॉनिक प्रभुत्व स्थापित करता है। इसकी 4 चरणीय प्रक्रिया सर्विलेंस, एनालिसिस, डायरेक्शन फाइंडिंग एंड जैमिंग दुश्मन को प्रभावी ढंग से शक्तिहीन बना देती है। और ये पूरे एचएफ से एमएमडब्ल्यू तक के स्पेक्ट्रम को कंट्रोल करता है, दुश्मन को अंधा और बहरा करके उन्हें बैटलफील्ड पर आइसोलेट कर देता है। और ये सब एक दिलचस्प सवाल पर आकर खत्म होता है, जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि संयुक्त सिस्टम कम्युनिकेशन और नॉन कम्युनिकेशन सेगमेंट्स में बटा हुआ है। हाँ, 3 कम्युनिकेशन कंट्रोल ब्लॉक्स और 2 नॉन कम्युनिकेशन कंट्रोल ब्लॉक्स। सही। तो सोचने वाली बात यह है कि एक टैक्टिकल बैटलफील्ड के माहौल में कम्युनिकेशन मतलब बातचीत को जाम करने पर ज्यादा जोर क्यों दिया गया है, नॉन कम्युनिकेशन यानी रडार की तुलना में? दुश्मन के रेडियो को चुप कराना उनके रडार को अंधा करने से ज्यादा जरूरी क्यों माना गया होगा? ये प्राथमिकता हमें मॉडर्न मिलिट्री स्ट्रैटेजी के बारे में क्या बताती है?